रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे सैनिक अफसर से जो सेना में रहने के बाद अब राजनीति में हैं और भारत की इस तरह सेवा कर रहे हैं जो राजनीति का एक वाकई अच्छा अनुभव कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन विकास गुप्ता जी की, जो भारतीय सेना में रहे और उनके क्या तजुर्बे रहे, बचपन से लेकर अब तक की कहानी हम उनकी जुबानी सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को। मैं अपने स्टूडियो में कैप्टन विकास गुप्ता जी का स्वागत करता हूं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार 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 विनोद जी। गुप्ता जी ये बताइए कि आपने अगर सेना में जाने का फैसला लिया था तो वो किसकी प्रेरणा से लिया था, और बचपन से जुड़ी कुछ यादें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। जी नमस्कार विनोद जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, सेना में जाने की जो मुझे प्रेरणा मिली थी वो मेरे पिताजी से जी। जब पिताजी अपनी युवा अवस्था में थे तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध छिड़ा था जी, तो उनकी बहुत इच्छा थी, उनका आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन वो किसी कारणवश कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो भारतीय सेना में नहीं ज्वाइन कर पाए। तो वो जो उनके दिल में मलाल था तो उन्होंने कहा कि चाहे भले ही मैं ना जा पाया हूँ लेकिन मैं अपने पुत्र को जरूर मोटिवेट करूंगा, इनकरेज करूंगा भारतीय सेना में ज्वाइन करने के लिए जी। तो बचपन से ही उन्होंने मुझ में वो मोटिवेशन जिसे कहते हैं प्रेरणा है वो करते रहे, मुझे प्रेरित करते रहे, जिसका परिणाम रहा विनोद जी के मैं भारतीय सेना में मैंने ज्वाइन किया। मैं 1994 में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में मैंने कमीशनिंग करी जी। और मेरी रेजिमेंट 109 इंजीनियर रेजिमेंट है जो इस समय प्रयाग में, इलाहाबाद जिसका पुराना नाम है प्रयाग में है, प्रयाग कैंट में है। और वहां पर मैं बहुत ज्यादा समय तो फौज में नहीं रहा, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन था। 1 साल की ट्रेनिंग मेरी चेन्नई मद्रास में रही, चेन्नई में रही। उस समय तो ओटीए मद्रास हुआ करता था, उस समय नाम था, वो ओटीए चेन्नई है। चेन्नई के बाद फिर मेरी कमीशनिंग हो गई भारतीय सेना में और मेरी पहली पोस्टिंग सागर मध्य प्रदेश सागर कैंट में हुई जी। और बड़ा रोचक अनुभव रहा। मैं भारतीय सेना के दौरान ही जब मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में, जब मेरी रेजिमेंट में जब मैं उसमें कमीशन हुआ तो मुझे वहीं पर ही एक कोर्स करने का, क्योंकि उन दोनों आतंकवादी गतिविधियां काफी चलती थी जी। तो उस समय मुझे बॉम्ब डिस्पोजल और इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस कोर्स करने का मुझे अवसर मिला, भारतीय सेना ने दिया, तो मैंने वो कोर्स किया और तुरंत ही कोर्स करने के बाद ही मेरी पोस्टिंग भारतीय सेना की प्रसिद्ध बॉम्ब डिस्पोजल कंपनी दिल्ली कैंट में मेरी हो गई। तो बड़ा रोमांचक मेरा वो टेन्योर रहा, क्योंकि उस समय काफी आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी और आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वीवीआईपी उनको सिक्योरिटी में भी आपको रहना पड़ता था, और साथ ही साथ कहीं अगर कोई ब्लास्ट वगैरह हो जाता था तो उसका पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन का भी आपको मौके मिलते रहते थे। तो उस हिसाब से मेरा पूरे देश में दौरा रहा। देश के बहुत सारे 2-3 प्रधानमंत्रियों के साथ भी मुझे साथ रहने का मुझे अनुभव प्राप्त हुआ और पूरा देश को भी देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। और देश की बहुत सारी जो भारतीय सेना के अलावा जो सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, जैसे आईबी है, जैसे सीबीआई है, जैसे कि एनएसजी है, इन रॉ है, एसपीजी है, इनके साथ भी बहुत क्लोजली मुझे काम करने का अवसर मिला और इनके साथ बहुत क्लोजली मैंने काम किया। कोई ऐसी रोचक घटना बताए जब आपके स्क्वाड को सूचना मिली हो और आपने जाके वहाँ पे अपने लीडरशिप में उस घटना का उससे पहले ही बम को डिफ्यूज किया हो और बहुत सारे लोगों की जान बची हो, ऐसी कोई घटना आपके कार्यकाल? बहुत सारी घटनाएं हुई थी। 1997 में 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। एक तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की कोयम्बटूर में, आपने शायद सुना हो, याद हो तो, कोयम्बटूर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हालांकि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी कुछ बॉम्ब वहां मिले थे, तो एकदम हम लोगों को यहाँ से फ्लाइट से कोयम्बटूर गए हम लोग एकदम, और 2-3 जहाँ जो सस्पेक्टेड आर्टिकल थे उनको हम लोगों ने उसको डिफ्यूज किया और उसके बाद हमने कोयम्बटूर बम ब्लास्ट का पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन भी किया था। यहाँ पर दिल्ली में जुलाई 1997 में जखीरा में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। एक आईटीयू में बम ब्लास्ट हुआ था, शायद आपको याद हो उस समय। तो उस समय भी हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ बम मिले हैं वहां पर, तो एकदम चूंकि हम लोगों को उस समय काफी अलर्ट रहना पड़ता था, तो हम लोग
वहां गए और तुरंत ही हम सब लोगों ने उसको एरिया को सैनिटाइज किया। सैनिटाइज का मतलब उस एरिया को खाली करवाया और जो सस्पेक्टेड जो भी बॉम्ब था उसको हम लोगों उसको सेफ जोन में ले जाकर फिर हम लोगों ने उस बॉम्ब को डिस्फ्यूज किया। तो इस तरीके से बहुत सारी हम लोगों के सामने अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके मिलते रहे और बड़ा अलर्ट मोड में हम लोग रहते थे और उसमें मुझे अनुभव भी बहुत अच्छा उस दौरान मुझे प्राप्त हुआ। और उस समय जितने भी वर्ल्ड ओवर जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं चलते थे बॉम्ब को डिस्फ्यूज करने के लिए या एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को करने के लिए, मुझे उसका बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। विकास जी, कुछ बातें बचपन से जुड़ी हम जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस तरीके से आप लोग नोएडा तक पहुंचे। विनोद जी, मेरा जन्म मेरी ननिहाल इटावा में हुआ था और मेरे पिताजी यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में ही नौकरी किया करते थे। चूंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार में थे तो मेरा पूरा ट्रांसफरेबल जॉब थी, स्थानांतरण उनका एक जगह से दूसरी जगह होता रहता था। तो मैं उनके साथ ही, जहाँ उनका ट्रांसफर होता रहता था तो मैं उनके साथ ही मूव करता रहा। लेकिन जब मैं वर्ष 1981 में 8वीं क्लास में आया तो मेरे पिताजी की पोस्टिंग गाजियाबाद जिले में हापुड़, उस समय गाजियाबाद जिला हुआ करता था, हापुड़ में पोस्टिंग। तो उसके बाद से तुरंत बाद से ही हम इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ गए और आज लगभग 40 वर्ष हो गए हम लोग गाजियाबाद में ही रह रहे हैं। बीच में मैंने नौकरियां भी की, नौकरी करने के बाद मेरी शादी भी हो गई। विनोद जी, शादी के बाद जब मेरे बच्चे हुए तो थोड़ा सा परिवार में एक यह आग्रह था हमारी धर्मपत्नी की तरफ से कि अच्छे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जाए। तो पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से नोएडा बहुत अच्छा, शिक्षा की दृष्टि से यहाँ काफी अच्छे स्कूल हैं। तो जब मेरी पुत्री पैदा हुई थी तो मेरी बेटी का यहाँ पर 2004 में यहाँ पर कक्षा 1 में आर्मी पब्लिक स्कूल है सेक्टर 37 नोएडा में, वहां पर उनका एडमिशन हो गया था। तो वो बच्चे के एडमिशन की वजह से फिर मेरे माताजी पिताजी गाजियाबाद ही रहे। अभी भी हम लोगों का मकान है गाजियाबाद में, साहिबाबाद में। मैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से आज से करीब 17 वर्ष पूर्व मैं यहाँ नोएडा आ गया था और मैं सेक्टर 28 जो कि आर्मी का सेक्टर है, मैं भी आर्मी से हूँ तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगा, तो इसलिए हम लोगों ने वहीं बसने का फैसला भी लिया। मेरे दोनों बच्चे यहीं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़े और मैंने भी फिर अंतोगत्वा मैंने भी यहीं बसने का फैसला लिया। तो फिर मैंने सेक्टर 28 में मैं अपने पिछले 16-17 वर्षों से मैं सेक्टर 28 में रह रहा हूँ। अचानक आर्मी छोड़ने के बाद आपने राजनीति में एंट्री क्यों की, और दूसरी बात ये कि आपने कुछ बड़े ज्वलंत मुद्दे नोएडा से जुड़े उठाए थे, उनको भी आप हमारे श्रोताओं को बताओ कि किस तरीके से आपने उसमें मेहनत की थी। जी विनोद जी, मैंने आर्मी वर्ष 2000 में छोड़ी और उसी समय मैं थोड़ा सा परीक्षाओं की मैंने कुछ तैयारी की, क्योंकि बहुत आयु मेरी बहुत ज्यादा नहीं थी उस समय, लगभग 29-30 वर्ष की अवस्था थी। तो मुझे लगा कि शायद कुछ और एग्जाम दिया जाए। तो उस समय संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो मुझे फिर रेवेन्यू सर्विसेज में मुझे नौकरी मेरी लग गई थी और वर्ष 2001 में मैंने मुझे यहाँ पर वर्ष 2002 में मैं यहाँ ITU दिल्ली में मेरी पोस्टिंग हो गई थी। और चूंकि अनुभव मेरा बहुत लंबा आर्मी का था तो मुझे इस नौकरी में मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई और मुझे बहुत ज्यादा और नौकरी करने का मेरा बहुत ज्यादा शौक भी नहीं था। मेरा मन था कि थोड़ा सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में आऊं, क्योंकि आर्मी में रहने के बाद थोड़ा सा जिंदगी विनोद जी थोड़ा सा समाज से आदमी कटा रहता है, अपने परिवार से भी कटा रहता है। जी। तो मैं समाज की मुख्य धारा में आना चाहता था और क्योंकि मेरे पिताजी भी नौकरी में थे तो वो भी बहुत ज्यादा एक जगह सेटल नहीं हो पाए, मैं भी नौकरी में रहा, मैं भी एक जगह सेटल नहीं हो पाया। तो मैंने प्रयास किया कि एक सेटल्ड लाइफ जी जाए और एक साइफ, तो उसी प्रयास में मैंने वर्ष 2006 में मैंने अपनी उस नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और मेरा वो त्याग पत्र 2006 में ही एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद से ही मैं फिर सार्वजनिक जीवन में आ गया और फिर मैंने चूंकि सार्वजनिक जीवन के साथ साथ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो एक राजनीतिक दल का भी साथ रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक राजनीतिक दल एक बहुत बड़ी संस्था होती है और उस संस्था के साथ जुड़ के आप अपने जो आपके जो सोच होती है उसको फलीभूत करना बड़ा आसान होता है। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्ष 2007 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन कर दी थी, उसकी सदस्यता मैंने ज्वाइन कर दी
और उसी पार्टी के साथ रह के मैं फिर समाज के मैं सेवा करता रहा। क्योंकि मैं नोएडा में रहता था, नोएडा में वर्ष 2007 में मायावती जी की सरकार आई और चूंकि मायावती जी की सरकार, मायावती स्वयं में यहीं की गौतम बुद्ध नगर जिले की रहने वाली थी, तो यहाँ पर उनका विशेष फोकस रहता था। मायावती की सरकार शुरू में 1-1.5 साल तो बहुत अच्छी चली, लेकिन वहां पर फिर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और अन्य समस्याओं से प्रदेश ग्रसित हुआ। चूंकि वो नोएडा की रहने वाली थी, तो नोएडा में ज्यादा भ्रष्टाचार का बोलबाला था और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मायावती जी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। मैं तो बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इतना उनकी तूती बोलती थी मायावती जी के जो भाई हैं उनके खिलाफ कोई भी मुंह और जवान उठाने को, बोलने को तैयार नहीं था। तो उसी समय मुझे लगा कि अब कोई नहीं बोल रहा, इस तरीके का भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो कोई ना कोई तो उठाने वाला होना चाहिए। तो उसी से मैंने प्रेरणा लेकर सबसे पहले मैंने विनोद जी वर्ष 2010 में मैंने यादव सिंह के खिलाफ विषय उठाया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और उसी के समय चूंकि बिल्डरों का, मायावती जी ने वर्ष 2009-2010 में बहुत सारे बिल्डरों को फ्लैट्स वगैरह, बिल्डरों को जमीन वगैरह अलॉट करनी चालू कर दी। और उसके 2-3 बड़े, मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ मैं लोकायुक्त में गया और लोकायुक्त में बिल्डरों के खिलाफ, ग्रुप हाउसिंग घोटाले के खिलाफ उसकी लोकायुक्त की जांच भी हुई। और उसके अलावा बहुत सारे घोटाले थे। इस समय सिटी सेंटर की लैंड का भी घोटाला वर्ष 2010 में अलॉट की गई थी, उस पर भी मैंने लोकायुक्त में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। फार्म हाउस का आपने देखा होगा, फार्म हाउस का बहुत बड़ा दोस्तपुर, मंगरौली, बांगर में फार्म हाउस अलॉट किए गए थे। वो जमीन की गई थी, आपको विनोद जी पता है क्योंकि आप बहुत लंबे समय से आप नोएडा के विषय में, आपको गौतम बुद्ध नगर जिले का आइडिया है। तो वो भी जमीन अलॉट इंडस्ट्रियल क्लॉज में की गई थी, लेकिन फिर बाद में वो फार्म हाउस बना के उनको चेंज करके लैंड यूज उनको फार्म हाउस में कर दिया गया। उसमें भी लोकायुक्त की उस समय की जांच हुई थी और लोकायुक्त यहाँ पर आए थे, उन्होंने पर्सनली आकर यहाँ जांच की। तो इसी तरीके से बहुत सारा मेरा अनुभव रहा और उसमें मुझे कुछ सफलता भी मिली, कुछ यहाँ के लोगों को जागरूक करने का भी मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। मुझे सबसे बड़ा उसमें सहयोग मिला पत्रकार बंधुओं का। उसमें चाहे वो प्रिंट मीडिया के पत्रकार हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों पत्रकार, समाज में लोग डरे हुए थे या समाज में मायावती के खिलाफ राजनीतिक लोग डरे हुए थे, लेकिन पत्रकार बंधुओं का मैं बड़ा विशेष रूप से मैं तारीफ करूंगा कि जो भी मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था या जो भी मैं प्रेस में विषय उठाता था, उन सब विषयों को जो पत्रकार बंधु थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, वो बड़े जोर शोर से उठाते और उसका परिणाम था कि समाज में जागरूकता आई। और 2012 का जब चुनाव आया तो उसमें वो सरकार चली भी गई और उस समय किरीट सोमैया जी, आपने ध्यान दिया होगा, किरीट सोमैया जी बहुत बड़े बड़े घोटाले खोला करते थे। तो किरीट सोमैया जी के जितने भी घोटाले हुआ करते थे, नोएडा से जुड़े हुए जितने भी घोटाले हुआ करते थे, उन सब में मेरी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती। जी। अभी आप उपकार के अध्यक्ष हैं जी, और उपकार इस समय प्रदेश में किस तरह की भूमिका निभा रहा है, वो हमारे श्रोताओं को बताइए। विनोद जी, वर्ष 2017 में मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड में ले जाऊंगा कि वर्ष 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई, तो चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रहा और मैं प्रदेश में भी पदाधिकारी भी रहा, तो उस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे आग्रह किया गया था कि मुझे कोई एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी, तो उस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभाने के क्रम में मुझे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया गया और आज लगभग तीसरा वर्ष मेरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना वर्ष 1989 में हुई। आज लगभग 31 वर्ष हो गए हैं। अभी 14 जून को हम 32 वर्ष पूरे कर लेंगे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान को। विनोद जी, देश में 30 राज्य हैं, 30 राज्य में सिर्फ 2 राज्यों में कृषि अनुसंधान परिषद है, एक उत्तर प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में। अच्छा। और ये कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, क्योंकि दोनों ही कृषि की दृष्टि से अग्रणी राज्य हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, तो कृषि में बढ़ावा देने के लिए, कृषि में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन भी कृषि का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, हॉर्टिकल्चर जिसे बागवानी कहते हैं वो भी कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है, एग्रीकल्चर तो है ही है जिसे कहते हैं हम लोग
खनिज पैदा करते, इन सब अच्छा पशुपालन में मछली पालन भी आता है, मुर्गी पालन भी आता है। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए और इन सब के बीच में एक तरीके से आपस में एक मिलजुल कर कृषि के क्षेत्र में सुधार लेके आए, किसानों की आय बढ़ाएं, उसके लिए इस कृषि अनुसंधान परिषद की उत्तर प्रदेश में स्थापना की गई। मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया। मैं राजनीतिक रूप से यहाँ के अध्यक्ष बहुत कम रहे हैं, यहाँ पर ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट रही, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ जी ने मेरी जिम्मेवारी दी। तो जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं उत्तर प्रदेश में मैंने काफी यहाँ पर काम किए हैं और ये उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और एक यहाँ पर पशुपालन की यूनिवर्सिटी है मथुरा में। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में कृषि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आलू पैदा करता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा देश की सब्जी पैदा करता है, दलहन में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पशुपालन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मीट पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आम पैदा होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इस समय कृषि की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य बन के निकल के आया है। कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार, कुछ उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में कुछ समस्याएं भी हैं। वो समस्याएं ये है कि बहुत लंबे समय से विनोद जी उत्तर प्रदेश का किसान कुछ ही फसलों की तरफ केंद्रित होकर रह गया था। आपने देखा होगा कहीं भी आप अगर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे या ट्रेन से अगर आप उत्तर प्रदेश में निकले होंगे तो 3 या 4 फसलें ही, गेहूं, चावल और चूंकि हम सब लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहां पर गन्ना और कहीं कहीं आलू, मध्य उत्तर प्रदेश में आलू। जी। किसान धीमे धीमे इन्हीं 4 फसलों की तरफ केंद्रित रह गया। तो जब से मैंने उत्तर प्रदेश में अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मैंने जब से संभाला तब से मेरा प्रयास रहा है कि किसान दूसरी फसलों की तरफ भी डाइवर्ट हो और दूसरी फसलों की तरफ भी जाएं। बागवानी में सिर्फ आम ना पैदा करके अमरूद भी पैदा करें, पपीते भी पैदा करें, केले भी पैदा करें, इस तरफ की तरफ जाएं। तो इसकी तरफ हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स भी चलाए, हम लोगों ने रिसर्च के लिए फंडिंग भी करी और मक्के की फसल एक बहुत बड़ी अच्छी फसल है, इंडस्ट्रियल क्रॉप है, उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ऑर्गेनाइज की बहुत सारी वर्कशॉप्स। आलू का भी बाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी। अब आजकल जैसे कि कोरोना का विषय चल रहा है, कोरोना में इम्यूनिटी की लोग बात कर रहे हैं। मनोज जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरोना आने से पहले ही हम लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हम लोगों ने एक मोरिंगा, जैसे हिंदी में सहजन कहते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करी और यहाँ पर किसानों को मोटिवेट किया कि हम लोग सहजन की फसल को उगाएं और सहजन से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग चलते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है यूनिवर्सिटी के साथ और हर जिले में जिला कृषि अधिकारी और हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो इन सब कृषि विज्ञान, इन सब के कोऑर्डिनेशन से हम लोग कृषि क्षेत्र में सुधार और प्रसार का और किसानों की आय कैसे दुगनी हो इसका बढ़ावा देने के लिए हम निरंतर कार्य करते रहते हैं। अब आखिरी सवाल कि आप नोएडा में इतने साल से हैं, नोएडा की बेहतरी के लिए कोई ऐसा सुझाव जो आपको लगता है कि नोएडा शहर में अगर ये चीज हो जाए तो अच्छा रहेगा? नोएडा देखिए उत्तर प्रदेश का गेटवे है, जैसे कहते हैं कि प्रवेश द्वार है। अगर आप उत्तर प्रदेश को में कहीं भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश को के बारे में कोई कल्पना करेंगे तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में सबसे पहले नोएडा आता है। नोएडा में उत्तर नोएडा में सारी अच्छी सुविधाएं हैं, सारे स्कूल की अच्छी सुविधाएं हैं, कॉलेजेस की अच्छी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं और फ्लाईओवर्स और अंडर पासेस भी आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे हैं। नोएडा में एक चीज है, मैंने विनोद जी जो आपने भी कई दफे महसूस की होगी, नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। नोएडा में एक जगह से कहीं भी दूसरी जगह जाएंगे तो मेट्रो ठीक है कनेक्ट है, लेकिन जब तक बसेस की कनेक्टिविटी नहीं होगी नोएडा से ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा से नोएडा एक्सटेंशन, तब तक नहीं होगा। तो एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना एक किसी भी शहर की गतिविधि को चलाने के लिए वो बहुत जरूरी है। दूसरा इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज एक तरीके की इंडस्ट्रीज नोएडा में डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज में वेराइटीज नहीं है। मैंने ये महसूस किया कि जैसे सॉफ्टवेयर है या जो प्रिंटिंग है या जो मेट्रोपॉलिटन जो लाइफ है या मेट्रोपॉलिटन जो भी आबादी है उसको कैटर करने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। जो बेसिक इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, जिसके जो बेसिक इंडस्ट्रीज जिसमें लोगों को जिसमें रोजगार मिलता है, जैसे कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं या बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इस टाइप का भी कोई यहाँ पर कोई बहुत गंभीरता से विनोद जी प्रयास नहीं किया गया। तो मेरा ये
मैं ये सोचता हूँ कि इसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और तीसरा एग्रीकल्चर भी यहाँ गौतम बुद्ध नगर में बहुत ज्यादा उन्नत नहीं है। मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर आजकल, जब हम लोग कोरोना के बाद की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत मिला के करीब 6 से 7 करोड़ आबादी का शहर है। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण की क्षेत्रों में भी अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और ऑर्गेनिक फसल की प्रॉपर मार्केटिंग करें, जिसमें हमारा संस्थान एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, और मैं तो जागरूक करता भी रहता हूं, तो वो भी अगर हम लोग कर लेंगे तो उस क्षेत्र में बड़ा बैलेंस वाला विकास भी होगा, इंडस्ट्रीज भी होंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होगा, और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार भी बढ़ेगा। आपके जरिए एक सुझाव हम देना चाहते हैं कि जो भी शहर बस रहे हैं, जिनमें भी औद्योगिकरण बढ़ रहा है लगातार, तो खेती की कमी, वहाँ पे खेती की जमीन कम होती जा रही है। तो मेरा ये सुझाव है कि उन शहरों की जब प्लानिंग की जा रही है, उस समय उनके लिए नर्सरी, नंबर 2 फार्म, डेयरी फार्म, और नंबर 3 कृषि का कुछ हिस्सा या 25% 30% रिजर्व रहना चाहिए, ताकि उस शहर की सब्जी और अनाज की भरपाई हो सके और दूध वगैरह की लोगों की भरपाई हो सकती हो। तो ये मास्टर प्लान जो शहर का बने, किसी भी इंडस्ट्रियल शहर का, उसके ये 3 पार्ट और होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं पूर्णतः विनोद जी मैं सहमत हूँ, और मैं भी आग्रह करूंगा जो भी नीति निर्धारक हैं, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस विषय को जरूर उठाऊंगा, क्योंकि एक पूरे क्षेत्र के अगर आप बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से अगर विकास करना चाहते हैं तो सभी क्षेत्रों का, वो ग्रामीण भी हो, चाहे वो छोटे शहर भी हो, चाहे वो नोएडा जैसा महानगर हो, सबका एक संतुलित विकास होना चाहिए। मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, आपका साधुवाद। आपने मुझे मौका दिया, और आपने अपने श्रोताओं के बीच में कुछ मेरे कुछ बचपन से जुड़े हुए, कुछ मेरे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए पलों को आपने शेयर किया, और लोगों तक मेरी बात पहुंची। आपने मुझे मंच दिया और आपने मुझे अपना एक माध्यम दिया। मैं उसके लिए भी आपका और आपकी पूरे जो भी आपके स्टाफ हैं, आपके रेडियो FM के, मैं उन सबका बड़ी हृदय की गहराइयों से मैं भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कैप्टन विकास गुप्ता को, जिन्होंने भारतीय सेना में भी, बॉम्ब स्क्वाड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो इस समय उत्तर प्रदेश के उपकार संगठन में अध्यक्ष के रूप में है, मंत्री पद का दर्जा उन्हें मिला हुआ है, और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में खास काम कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ बातें शेयर की। मुझे यकीन है आपको उनकी बातें जरूर पसंद आएंगी। हम आपको ऐसे ही लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।